हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट नंबर 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अपनी क्लास का टाइमिंग दोस्तों शाम को 4 बजे, लेकिन आज किसी कारण वजह से आज 6 बजे शुरू करनी पड़ रही है। चलिए स्टार्ट करें। देखो, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बताओ कि जब हम लोग किसी को हीट देते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव आता है। तो एक प्रभाव आपने जाना था क्या, कि उसके तापमान में परिवर्तन होता है। जाना था नहीं जाना था? बिल्कुल सर जाना था। दूसरा प्रभाव आप लोगों को पता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी स्टेट में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कोई ठोस अवस्था में अगर आप लोग हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। और दोस्तों एक क्या है, एक इफेक्ट क्या है बताइए? एक्सपेंशन यानी प्रसार। चलिए उस एक्सपेंशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोगों का ये वाला पार्ट पूरा करते हैं कि जब हम लोग हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, या मैं बोलूं कि किसी का टेम्परेचर इतने से इतना करने के लिए कितनी हीट देनी है, कितनी ऊष्मा देनी है। क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? अरे क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना है -60 डिग्री सेल्सियस, पहले था -10, अब आपको बढ़ा के -7 करना है, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? कर लोगे क्या? तो कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो वो वाली हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट यानी संवेदनशील ऊष्मा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बोलो है ही नहीं? तो कितने आइस है, मान लो फॉर एग्जांपल 2 किलोग्राम आइस है, तो यहां पर रखना 2। आइस की स्पेसिफिक हीट का मान रखना, विशिष्ट ऊष्मा का मान रखना, टेम्परेचर में कितना चेंज करना है। तो ये फाइनल था, ये इनिशियल था, तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर लो, तो ये -7 + 10 यानी कि बेसिकली 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में चेंज लेकर आना है। कर लोगे क्या? क्लियर है? अरे दोस्तों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे दोस्तों चल रही है चीजें, नहीं चल रही है? ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पिछली क्लास में करे थे, भूल गए क्या इतनी जल्दी? तो इतना सिंपल से वैसे इतना सोचते क्यों? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें आप लोग परेशान हो रहे हो। चलिए, जो बोल रहे हैं कि सर कि हमने आज कोर्स ज्वाइन किया है, मेरा फर्स्ट क्लास है, दोस्तों पहले चैप्टर से आप लोग पढ़ो, है ना, बीच में मत घुसो, पहले चैप्टर से पढ़ो, मात्रक एवं मापन, उसके बाद में स्पीड एंड वेलोसिटी, जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। आज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड यानी तरल का घुलना। जैसे समझाता हूं आप लोगों को। आपके पास में मान लीजिए दोस्तों गर्म पानी है, बहुत गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, एक कंटेनर है जिसमें आपके पास में ठंडा पानी है, मतलब इसका टेम्परेचर है मान लो केवल 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी ये आपके पास में मान लीजिए ठंडा पानी है, और दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास में गर्म पानी है। जब आप लोग इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो जो नया पानी होगा या जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, उसका टेम्परेचर क्या होगा? 70 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा, कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे सर जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 70 से कहीं थोड़ा कम होगा और 10 से ज्यादा होगा। ये बात सही है क्या? है ना, कॉमन सी बात है। चलिए, अरे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सर्दी है तो उसमें आप लोगों ने ना क्या कर लिया, थोड़ा गर्म पानी मिला दिया जिससे थोड़ा नॉर्मल हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय हम क्या कर देते हैं, यार टंकियों का पानी तो काफ़ी गर्म रहता है तो उसमें कुछ ठंडा पानी मिला देते हैं जिससे चीज़ें काफ़ी बैलेंस हो जाती है। बहुत बढ़िया। ये क्या बोल रहे हो ऋतिक जी? सर काने के पो केने के पो क्या बोल रहे हो इतनी देर से? आगे बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों यहां पर चीजें समझो, होगा क्या। मान लीजिए कि गर्म वाला जो तरल है उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 70 डिग्री सेल्सियस था।
जो ये वाला लिक्विड है इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, प्रारंभिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था। मान लेते हैं जब आपने मिक्स करा जो फाइनल टेम्परेचर जो आया ना वो मान लेते हैं TF आ गया, मान लो, कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि TF का जो मान होगा वो क्या होगा, 70 से कम होगा और 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए कुल मिला के ये जो गर्म वाला तरल था, पहले इसका टेम्परेचर 70 था, अब फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया भाई, मिल गया अब तो अब जो टेम्परेचर हो गया वो कितना हो गया, TF हो गया। तो इसका टेम्परेचर 70 से TF आ गया, कम आ गया, तो इसके लिए इस गर्म वाले तरल ने हीट निकाली होगी या हीट एब्जॉर्ब करी होगी? अगर ये हीट एब्जॉर्ब करता, अगर ऊष्मा अवशोषित करता तो इसका तापमान बढ़ता। तापमान कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस गर्म वाले लिक्विड ने जो हीट है उसको क्या करा है, निकाला है, ऊष्मा इससे निकली है। बहुत बढ़िया। बात करते हैं दोस्तों, जो पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे था इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, TF हो गया। इसका मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब करी है, ऊष्मा अवशोषित करी है। जब भी कोई ऊष्मा अवशोषित करता है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर इसका तापमान बढ़ रहा है तो जरूर इसने हीट एब्जॉर्ब करी होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन यह है कि यार इस ठंडे वाले के पास में हीट कहां से आएगी, इसके पास में हीट कहां से आएगी, किसने दी इसको हीट? हमने तो कुछ भी नहीं करा, हमने तो दोनों लिक्विड को क्या किया है, मिक्स किया है। तो इसके पास में हीट कहां से आई? क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इस गर्म पानी ने जो हीट रिलीज करी है, इससे जो ऊष्मा निष्कासित हुई है, क्या उसी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया इस ठंडे वाले पानी की वजह से? क्लियर है? तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है क्या दोस्तों, जो हीट रिलीज हुई है, हीट रिलीज्ड बाय हॉट लिक्विड, यानी गर्म तरल द्वारा निष्कासित ऊष्मा, ये किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड लिक्विड, यानी ठंडे तरल द्वारा अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगी। दोस्तों ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं, वरना फॉर्मूले रटते रह जाओगे, कुछ मतलब नहीं है जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे। रविनगर जी 6 हो गए, ठीक है, अब इधर पढ़ लो, आ जाओ। अब एक चीज मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में इस डब्बे में गर्म पानी था जिसका टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों गर्म पानी कितना था, 3 किलो था। आगे बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों मान लीजिए ठंडा पानी कितना था, कितना माना है, 10 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए ये था कितना, 5 किलो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कितना हो गया, TF हो गया। जो क्या होगा, मतलब गर्म पानी का टेम्परेचर 70 से TF पहुंच गया घट के, और इसका टेम्परेचर बढ़ के TF हो गया। तो क्वेश्चन यह है कि मुझे फाइनल टेम्परेचर निकालना है, वो कैसे मैं निकालूं, कैसे निकालूं? तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ कि ठंडे पानी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, ऊष्मा कितनी अवशोषित करी? क्या इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, M इंटू S इंटू डेल्टा टी? क्योंकि उस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से इसके तापमान में परिवर्तन आया है। तो ठंडे पानी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी, कितनी ऊष्मा अवशोषित करी, ये फॉर्मूला लगा दूं क्या? ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना था, 5 किलोग्राम। पानी की स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है वो हमको पता है, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ S लिख दूं। और टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया सर, 10 से TF हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर ये था, इनिशियल ये था। क्या मैं बोल सकता हूं क्या टेम्परेचर में इतना चेंज आ गया? अरे बोलो, कोई दिक्कत है क्या? आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन ये है कि दोस्तों इसको ये हीट मिली कहां से? तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो हीट
जो ऊष्मा इस गर्म पानी ने रिलीज करी है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखो, इसको बराबर कर दो। अब देखो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसकी वजह से हीट निकली है। तो कितनी हीट निकली है, क्या वो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या? बिल्कुल सर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ठंडे पानी ने, एक उदाहरण के तौर पे मानो अगर 1000 जूल ऊष्मा अवशोषित करी है, तो वो 1000 जूल ऊष्मा किसके द्वारा दी गई होगी बताओ? इस गर्म पानी के द्वारा। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका भी फॉर्मूला ये होगा, कैसे निकालेंगे? तो उसका द्रव्यमान था 3 किलोग्राम। पानी देखो ये भी पानी है, ये भी पानी है, तो स्पेसिफिक हीट पानी की अगर आपने एस मानी तो इधर भी एस होगी। अब दोस्तों मुझे बताओ इधर मैं क्या करूं? दो ऑप्शन है मेरे पास में, एक तो 70 माइनस टीएफ और एक है टीएफ माइनस 70। बताओ क्या करूं? ऑप्शन नंबर ए है 70 माइनस टीएफ और ऑप्शन नंबर बी है टीएफ माइनस 70। दोस्तों जो ये बात समझ लेगा उसका पूरा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया। बताओ ये ए करूं या बी करूं? कुछ लोग बोलेंगे दोस्तों बी करो, क्योंकि सर ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कितना चेंज आया ये ऐसे ही तो निकलेगा कि सर फाइनल कितना हो गया, प्रारंभ में कितना, टीएफ माइनस 70 से। नहीं दोस्तों, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। आपको ये बात तो पता है ये वाला मान कम है, आपको ये तो पता है ये मान कम है। तो अगर आपने टीएफ माइनस 70 लिख दिया तो ये वाला जो मान आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कितना आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या एक नेगेटिव मान पॉजिटिव मान के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। हमको केवल मैग्नीट्यूड जानना है, कितनी हीट उसने रिलीज करी, कितनी ऊष्मा इससे निकली। सॉरी बताओ। तो हम इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 70 माइनस टीएफ करेंगे। आगे बात समझ में? तो ऐसे क्या ये समीकरण को सॉल्व करके टीएफ का मान निकल जाएगा क्या? ऋतिक बेटा मेरा सिर्फ फिटर का थ्योरी, मुझे 2025 की जो रेस्पॉन्स शीट है वो चाहिए, डाल देंगे आपकी। ठीक है, अभी इधर पढ़ाई कर लो। सर मुझे आपकी बुक चाहिए, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं डेट इज सफिशिएंट। दोस्तों क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब आप लोग टीएफ का निकाल सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका भी फॉर्मूला रटना शुरू कर देते हैं। यार दोस्तों क्या इतना सा सिंपल इक्वेशन याद नहीं रख सकते क्या? फॉर्मूला आपका हर जगह काम नहीं करेगा, मैं फिर बता रहा हूं, हर जगह काम नहीं करेगा फॉर्मूला। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे क्या? चलिए एनीवे दोस्तों, हम लोग, मैं इसको पूरे को मिटान रहा हूं। जो भी चीज मैंने आपको बताई है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, टेंशन ना करिए। ठीक है, आ जाओ। देखो तो दोस्तों मान लीजिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपके लिक्विड है, उसको आप लोग मिक्स कर रहे हो। लिक्विड भी मान लो दोस्तों अलग है, मान लो एक पानी है, एक तेल है, या एक पानी है, दूध है, एक दूध है, एक कुछ और है। ठीक है, मान लो दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, बस एक चीज आप लोग याद रखना, जो दोस्तों आपका जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी जो गर्म तरल होगा, उससे क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। भाई आपने जब मिक्स कर दिया तो इस दौरान क्या होगा? जो गर्म वाला तरल होगा वो हीट को रिलीज करेगा और जो कोल्ड वाला होगा वो क्या होगा? हीट को प्राप्त करेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी हीट हॉट वाले ने निष्कासित करी उतनी ही हीट ठंडे वाले ने क्या है? एब्जॉर्ब कर ली। हम लोग ये मान के चल रहे हैं, है ना। और दूसरी बात कि कब तक हीट का फ्लो होगा? जब तक फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दो भाई है, एक के पास में मान लो 1000 रुपए है, 1000 रुपए है और एक के पास में 0 रुपए है। तो पिताजी का काम क्या है? बच्चों को समान शिक्षा देना, समान सारी चीज देना। तो मान लो इसके पास में 1000 रुपए आ गए और इस बच्चे के पास में है ही नहीं, तो इनके पिताजी क्या करेंगे? इससे पैसे लेंगे, इसमें डाल देंगे। मान लो इससे 100 रुपए निकाल के इसमें डाल दिए, तो क्या इंसाफ हो गया क्या? तो इसके पास तो 900 रुपए रह गए, इसके पास में 100 रुपए, क्या इंसाफ हो गया कि नहीं? फिर और निकालेंगे और निकालेंगे, मान लो 200 रुपए और निकाल लिए, यानी अब इसके पास में रह गए 700, इसके पास में रह गए 300। क्या हिसाब हो गया? क्या इंसाफ हो गया क्या? नहीं। तो कब तक निकालना है? जब तक इसके पास और इसके पास में बराबर नहीं हो जाए। तो जब इसके पास में 500 रह जाएंगे और इसके पास भी 500 हो जाएंगे, तब जाके इंसाफ माना जाएगा।
तो हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा? जब तक टेम्परेचर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों का। भाई जैसे गर्म पानी और ठंडे पानी का कुछ कुछ टेम्परेचर जब मिक्स किया तो एक ही टेम्परेचर होना चाहिए आपका। क्लियर है? चलिए, और दोस्तों हम लोग क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे कि गर्म वाली ने जितनी हीट रिलीज करी, ठंडे वाली ने उतनी ही हीट क्या करी, प्राप्त करी। कोई भी हीट लॉस नहीं हुई, बाहर सराउंडिंग में नहीं गई है। देखो हमने जब मिक्स किया ठंडे और गर्म को, तो इससे जो हीट निकली वो ठंडे वाले पानी ने ग्रहण कर ली। ऐसे नहीं कि बाहर वातावरण में कोई गई, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों कैसे करेंगे? मान लीजिए दो लिक्विड को मिला रहे हो। पहले वाले लिक्विड का हमने ये मान लिया कि द्रव्यमान m1 है, स्पेसिफिक हीट मान लो S1 है, टेम्परेचर T1 है। और दोस्तों दूसरा जो लिक्विड है उसका द्रव्यमान ये मान लिया, स्पेसिफिक हीट S2 मान लिया, फाइनल इसका प्रारंभ में टेम्परेचर था T2। और ये मान के चल रहे हैं जब दोनों को आपने मिक्स करा तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, TF हो गया। तो TF कैसे निकाले बताओ, फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं ये हॉट वाला था तरल, ये गर्म वाला था और ये ठंडा वाला था। तो क्या लगाऊंगा फॉर्मूला बताओ? तो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर TF हो गया, तो इसके लिए इस वाले ने हीट त्यागी होगी। तो कितनी हीट त्यागेगा? M1 S1 T1 माइनस TF। ये कितनी हीट प्राप्त करेगा? M2 S2 TF माइनस T2। बोलो क्या ये समीकरण लगा दूं क्या? अरे सूरज कुमार जी दे देंगे यार, परेशान क्यों होते हो? टेस्ट नहीं डाला क्या लीवर एंड मशीन का और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट नहीं डाला क्या? नहीं डाला तो दे देंगे यार, इतना क्या परेशान हो रहे हो? इधर तो पढ़ो तुम, कितनी चिंता कर रहे हो बिना मतलब की। तो क्या यही समीकरण लगाओगे क्या? कोई दिक्कत है क्या? और जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल टेम्परेचर का ये फॉर्मूला आ जाएगा। कई बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, ये रटते हैं। आप मुझे बताओ इसमें रटने की जरूरत है क्या? इसमें रटने की जरूरत है क्या? दूसरी बात, मान लीजिए दोस्तों दोनों पानी है। मान लो ये वाला जो गर्म जो पदार्थ था ये भी पानी है और जो ठंडे वाला है ये भी पानी है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट तो सेम रहती है भाई, स्टीम की अलग होती है, आइस की अलग होती है, लेकिन पानी की तो सेम ही रहती है। मैंने बताया था आप लोगों को कितनी होती है, भूल गए क्या? सब भूल गए, कुछ याद नहीं है तुम्हें। तो बेसिकली अगर दोनों तरल समान हो, मान लो ये ऑयल हो ये भी ऑयल हो, ये दूध हो ये भी दूध हो, ये पानी हो ये भी पानी हो, तो क्या S1 और S2 का मान बराबर आएगा क्या? मान लो S1 और S2 का मान बराबर है, X है, मान लो कोई वैल्यू है X, तो यहां से ये कॉमन आ जाएगा। ये मान लो ये X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है, तो X यहां से कॉमन आया, ऊपर से X कट जाएगा। तो क्या बचेगा? M1 T1 प्लस M2 T2 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करवाऊं मैं आपको। क्वेश्चंस करवाऊं? जी सर क्वेश्चंस करवाइए। लो चलिए और दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आप लोग कब लगा सकते हो? जब दोनों तरल सेम हो, दोनों सेम पदार्थ हो, या तो दोनों दूध हो या दोनों पानी हो या दोनों तेल हो। अगर दोनों अलग अलग है तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला लगाना है। हालांकि मैं फॉर्मूले में बिलीव नहीं करता। ठीक है, जहां तक चीजें इजी हो आप लोग बिना फॉर्मूले के करो। मतलब इसमें क्या है, सिंपल सा ये करना है आपको। चलो एनीवे, अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चलो करो, सॉल्व करो, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो। पानी के दो सैंपल है, दो नमूने मिक्स कर रहे हो। ठीक है, एक है आपका 80 डिग्री सेल्सियस पर है पानी, 2 किलो पानी है। ठीक है, और दोस्तों एक है आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर 3 किलो पानी। आपको पानी की स्पेसिफिक हीट भी दे दी, विशिष्ट ऊष्मा भी दे दी, 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर क्या है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। दोनों समान पदार्थ है, दोनों ही पानी है। तो मैंने आप लोगों को बताया फाइनल टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला क्या है। क्या ये सूत्र लगा दूं क्या?
लगा दूं, लो लगा दो, m1 T1 प्लस m2 T2 बटे क्या था m1 प्लस m2। क्लियर। m1 का मान कितना 2 किलोग्राम, इसका मान 80, प्लस m2 का मान कितना है 3 किलो, इसका मान 20 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 5 हो गया, तो 160 प्लस 60 5। क्लियर है क्या? तो 220 बट्टे 5 कितना आएगा? क्या 44 आ रहा है क्या? ये तो आपने फॉर्मूले में लगा दिया। अब एक बार बिना फॉर्मूले के करके देखो। अरे आपको यूज करना आना चाहिए समीकरण, क्योंकि हमेशा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहले आप लोग समीकरण यूज करके देखो। तो मैं क्या करूंगा, देखो मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर हो गया TF, यानी ये 80 से घट के TF पे पहुंच गया, इसका टेम्परेचर 20 से बढ़ के TF हो गया। तो गर्म वाले ने हीट लॉस करी है, ठंडे वाले ने प्राप्त करी है। तो कितनी हीट लॉस करी है बताओ? तो M इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट में S मान लेता हूं। कितना टेम्परेचर, मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि आपको बस ये देख रहे हो कितनी हीट लॉस हुई है। हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, 100 जूल 200 जूल, तो ये मान भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 80 माइनस TF। क्लियर। इसको बराबर कर दो, ठंडे वाले ने कितनी हीट गेन करी है, तो M इंटू इसकी स्पेसिफिक हीट भी S मान लेता हूं, TF माइनस 20। क्लियर। तो दोनों पानी है, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी। करो 2 इंटू 80 160 माइनस 2TF बराबर 3TF माइनस 60। तो ये 60 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 220 बराबर 5TF। तो TF का मान हो जाएगा 220 बट्टे 5। ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 44। अब आप लोग बोलोगे सर ये सेम ही तो चीज़ है। सेम चीज़ है मुझे पता है, लेकिन आपको समीकरण यूज़ करना आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास अपलोड कर देना। अपलोड नहीं, अभी लाइव पढ़ाएंगे। ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद में पढ़ाएंगे अपन, ठीक है सचिन जी? ये 2-3 क्लास का ये चैप्टर और बाकी है, फिर इसके बाद में अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आराम से करो। अब ये तो जल्दी कर लो, दोनों क्या है आपके पानी है, वही M1 T1 प्लस M2 लगा लो। कितना हो जाएगा? एक 110 बट्टे 3 कितना हो जाएगा? बस सिंपल सा है। 110 बट्टे 3 क्या 36 होता है क्या? कैसी बात कर रहे हो यार? 36.33 ऐसा कुछ आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, जो भी ठीक है कर लोगे। आ जाओ दोस्तों, यहां तक समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन दे दूं कि आपको, लेकिन वो आपको घर पे करना है, अभी नहीं करना। फिर मैं कल करवाऊंगा उसको, मतलब अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी तो पढ़ेंगे बहुत सारा। लेकिन एक क्वेश्चन दे दूं क्या, उसके बाद में आपको पता पड़ जाएगा सर क्यों बोल रहे थे कि यार आप कॉन्सेप्ट सीखो, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं बताया। एक क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन ये है कि 3 किलोग्राम आइस है, 3 किलोग्राम बर्फ है, जिसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से आप लोग समझना। आपने इसको मिक्स किया है 2 किलोग्राम पानी से, जिसका तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस। जब मिक्स कर दोगे फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है। कर लोगे दोस्तों? घर पे ट्राई करिएगा, कल मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, कल करिएगा। अब लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोई फॉर्मूला काम में नहीं आएगा आपका। तो एक तो मैंने आपको ये दे दिया, एक क्वेश्चन ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5 किलोग्राम आइस है, जिसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस। 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसको आपने मिक्स किया 1 किलोग्राम पानी के साथ, जिसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों? दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये। ठीक है, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं, मैं भूल नहीं जाऊं। मैं ये करवाऊंगा कल। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, तो आप करिएगा। बर्फ की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है आपको पता है अच्छे से।
पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये पता है। जो बच्चे बोल रहे 3 होगा 6 होगा, सब गलत है, कल करना इसको। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था हीट देने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में चेंज होता है। दूसरा प्रभाव क्या था, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस से तरल, और हीट दोगे तो तरल से गैस में चला जाएगा। और क्या मैंने तीसरा परिवर्तन बताया था, क्या थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रसार होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार। तो देखिए दोस्तों, कोई भी पदार्थ हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्लियर दोस्तों, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। अगर कोई पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं तो कण थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ होता है तो कण और भी ज्यादा दूर होते हैं। आगे बात समझ में। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि जब हम लोग हीट देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में आता है, लिक्विड से गैस में आता है। बोलो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। दोस्तों होगा क्या, जब हम लोग हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है। तो जब एनर्जी होगी तो इसके पार्टिकल यानी कणों के पास में एनर्जी आएगी तो थोड़ा गति करेंगे क्या। तो जब ये गति करेंगे तो अपने पास वाले कणों से थोड़ी दूरी बढ़ जाएगी क्या, कुल मिला के ऐसी अवस्था मिल जाएगी। और हीट दोगे और ऊष्मा दोगे तो दोस्तों इनके पास में और ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो और दूर भागेंगे ये, कुल मिला के ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो आप लोग बोल सकते हो प्रसार हो रहा है। बेसिकली प्रसार एक्सपेंशन का मतलब क्या है, उनके कणों के बीच का गैप बढ़ रहा है। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन याद अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई लोहे की रॉड है तो हो सकता है दोस्तों इसकी लंबाई बढ़ जाए कुछ, है ना। एक मान लो ऐसे थोड़ी कि लंबाई बढ़ेगी, मान लो ये ऐसे भी बढ़ जाए, ऐसे भी बढ़ जाए, सब तरह से फैल रहा है तो एरिया भी बढ़ेगा, बोल रहे हो। और मान लीजिए लोहे के टुकड़े को अगर आप 3D में देखोगे, मान लो कुछ इस प्रकार से टुकड़ा है, तो हीट दोगे लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी, सब। तो मान लेते हैं फाइनल कुछ ऐसा हो गया, तो कुल मिला के आयतन भी बढ़ेगा क्या। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई साहब हीट देने से क्या होता है, तो जल्दबाजी में मत कर देना लंबाई में इंक्रीमेंट होता है। नहीं दोस्तों, लंबाई में भी वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में भी होती है और आयतन में भी होती है। तीनों चीजें ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। चलिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने से या मैं बोलूं हीट देने से जो एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है लेंथ में इंक्रीमेंट। दोस्तों एक होता है आप लोगों का एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रफल प्रसार या क्षेत्रीय प्रसार भी बोल सकते हैं, इसका मतलब एरिया में इंक्रीमेंट। और दोस्तों एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यानी आयतन प्रसार, इसका मतलब आयतन में वृद्धि। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों लीनियर एक्सपेंशन की यानी रेखीय प्रसार की, ठीक है। चलिए देखो, है ना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन हिंदी में बोलते हैं रेखीय प्रसार। दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, पहले आप समझो, रटना नहीं है, चीजें समझना है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि ये एक लोहे की रॉड है, लोहे की छड़ है। मान लेते हैं इसकी लंबाई पहले कितनी थी, 200 mm इसकी लंबाई थी, 200 mm। और इसका टेम्परेचर था मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगर मैं टेम्परेचर को 30 डिग्री से अगर 35 डिग्री ले जाऊं, ये तो है कंडीशन नंबर ए। और एक कंडीशन ये है कि मैं 30 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊं, ये है कंडीशन नंबर बी। तो बताओ किस वाले केस में लंबाई थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी या मैं बोलूं ज्यादा एक्सपेंशन होगा, किस वाले केस में। क्या मैं बोल सकता हूं कि बी वाले, जितना ज्यादा आप हीट दोगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन है, चेंज इन लेंथ है, लंबाई में परिवर्तन है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो लंबाई में परिवर्तन आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा टेम्परेचर चेंज के, तापमान में कितना अंतर कर रहे हो उसके। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा किसी पदार्थ के, उतना ही ज्यादा उसके लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। बोलो क्या मैं बोल सकता हूं क्या।
अरे लीवर वही पढ़ना है रिकॉर्डेड। रोहित जी पढ़ाई लिखाई तुमसे होती नहीं, मैं लाइव पढ़ूं, मैं रिकॉर्डेड पढ़ूं, मैं ये पढ़ूं। आज तक जिन्होंने सिलेक्शन लिया ना उन्होंने क्लास में कमेंट नहीं करा, चुपचाप से पढ़ते अपना ध्यान लगाते हैं। जैसे मान लो अगर किसी बैच में 10,000 बच्चे एडमिशन है ना, यकीन मानो केवल 1 से 2% बच्चे लाइव पढ़ते हैं। अरे तुम लाइव पढ़ो रिकॉर्डेड पढ़ो कुछ फर्क नहीं है, लेकिन ध्यान आप इधर दो सामने। मैं ये पढ़ूं, मैं वो पढ़ूं, मैं लाइव पढ़ूं, मैं ये पढ़ूं, इसी में रह जाओगे, सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ध्यान इधर पढ़ाई में तो है नहीं जो मैं समझा रहा हूं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। दूसरी बात, एक आयरन की रॉड है जिसकी लंबाई है 200 mm। एक आयरन की रॉड है जिसकी लंबाई है मान लेते हैं 1000 mm। इसका तापमान भी मैंने 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, या मान लो इसका तापमान भी मैंने 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, इसका भी मैंने 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। बताओ लंबाई में परिवर्तन किस में ज्यादा होगा? इसमें या दोनों में समान होगा? कॉमन सेंस लगा के बताओ। आप बोलोगे गुरुजी आपने इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, हाँ इसकी लंबाई 200 mm थी मान लिया, इसमें भी आपने 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया। लंबाई में जो परिवर्तन आएगा, जो वृद्धि होगी, जो चेंज होगी, किस में ज्यादा होगी? क्या बराबर होगी? क्या आप लोग बोलोगे सर दोनों में समान होगा, यहां पर भी 5 डिग्री बढ़ा रहे हो, यहां पर 5 डिग्री बढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे एक चीज बताओ, अगर हमारा कोई हाथ पकड़ के ऐसे दबा दे तेज, ठीक है, और एक छोटा सा बच्चा है अगर उसका कोई हाथ दबा दे तो क्या सेम चीज है? क्या जितना फर्क हमको पड़ेगा क्या उतना ही फर्क उसको पड़ेगा क्या? नहीं गुरुजी यार वो बच्चा है, वो झेल नहीं पाएगा, अपन तो चलो झेल ले। बात समझ में आ रही है? अब अगर ये आयरन की रॉड है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बनी होगी। ये आयरन की रॉड है, ये भी बहुत सारे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बनी होगी, बस इसकी लंबाई ज्यादा है तो कण बहुत आगे तक है। अब दोस्तों टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इनके कणों के बीच का गैप बढ़ेगा, तो कुल मिला के मान लेते हैं लंबाई में इतनी इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहां पर भी अब यहां पर भी गैप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो यहां पर स्कोप ज्यादा है ना, क्योंकि कण बहुत ज्यादा है और कणों के बीच का गैप बढ़ के। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो लंबाई में परिवर्तन आता है ना, वो समानुपाती होता है ओरिजिनल लेंथ के। जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी लंबाई में इंक्रीमेंट उतना ही ज्यादा आएगा। दोस्तों बात समझ में आई क्या? मतलब अगर ये 200 mm लंबाई की एक रॉड है, इसका टेम्परेचर आप लोग 5 डिग्री से बढ़ाओ और 1000 mm की से 5 डिग्री बढ़ाओ, इसमें लंबाई में ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। अगर इधर एक एग्जांपल मान लो 1 mm आ रहा है तो इधर 1 या 1.5 आएगा, मतलब 1 से ज्यादा आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीजें आपको समझ में आई? कोई परेशानी है? नहीं है सर। तीसरी कंडीशन में आप लोगों से पूछ रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझो। एक लोहे की रॉड है, आयरन यानी लोहे की रॉड है। एक मान लीजिए कॉपर की रॉड है, कॉपर यानी तांबे की रॉड है। इसकी लंबाई मान लो दोस्तों 100 mm है, इसकी लंबाई भी मान लो 100 mm है। इसका टेम्परेचर भी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस था। इसका टेम्परेचर बढ़ा के मैं 10 से 20 कर रहा हूं, इसका भी बढ़ा के 10 से 20 कर रहा हूं। क्या दोस्तों लेंथ में जो चेंज आएगा या मैं बोलूं इंक्रीमेंट आएगा, दोनों में सेम रहेगा क्या? बस मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कम किस में होगा ज्यादा किस में होगा, क्या सेम रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों पदार्थ अलग है, दोनों की प्रकृति अलग है। मान लीजिए दोस्तों कि यार कोई 31 साल के 2 लड़के हैं, अब मैं उनका हाथ दबाऊं तो दर्द किसको ज्यादा होगा? आप बोलोगे सर दोनों 31 साल के हैं। अरे यार हो सकता है कोई ज्यादा स्ट्रांग हो, कोई कम स्ट्रांग हो, बोलो फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? बोलो। तो बेसिकली पदार्थ पे निर्भर करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा ये 3 चीजों पे निर्भर करता है। एक तो कितने टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो, तापमान में कितना परिवर्तन कर रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी,
और तीसरी चीज दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूं, टेंशन मत लो। तो किसी की लंबाई में कितना परिवर्तन आया उसका एक फॉर्मूला है, ओरिजिनल लंबाई, इसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से जिसको बोलते हैं अल्फा। अभी समझाऊंगा, सुनते ही परेशान मत हो जाना। इसका पूरा नाम है रेखीय प्रसार गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मैंने बोला ना कि पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है, तो बेसिकली ये अल्फा का मान उसी के लिए है कि कॉपर के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, उसी आधार पे पता पड़ेगा किसकी लंबाई में कितना इंक्रीमेंट होगा, गुना टेम्परेचर चेंज। ये क्या है, किसी भी पदार्थ की लंबाई में कितना चेंज आएगा ये निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसकी ओरिजिनल लंबाई को गुना करना है अल्फा से। अल्फा क्या है, एक आपका कांस्टेंट है, हर पदार्थ का मान अलग अलग होता है, आपको एग्जाम में दिया होगा, टेंशन मत लो। और साथ में डेल्टा टी क्या है, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। अभी आप लोग समझो, टेंशन मत लो। अभी ये अल्फा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। चलो दोस्तों, अल्फा को क्या मैं डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी बोल सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें कोई दिक्कत है क्या? मान लीजिए दोस्तों, अगर लंबाई का मान है 1 मीटर, कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लो कॉपर ही मान लो, इसकी एक रॉड है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। दोस्तों मान लीजिए तापमान में जो मैं परिवर्तन ला रहा हूं वो ला रहा हूं 1 डिग्री सेल्सियस से, या फिर आप लोग 1 केल्विन भी बोल सकते हो, बात बराबर है। तो 1 गुना 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो अल्फा बराबर क्या डेल्टा एल हो जाएगा क्या? मुझे ये बताओ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, मान लो कोई पूछ ले यार कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 मीटर लंबाई वाले किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर जो लंबाई में परिवर्तन आता है उसे ही हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। तो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, व्हाट यू विल से चेंज इन लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ change in length of a wire of 1 meter length that is caused by its change in temperature by 1 degree Celsius। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों क्या ये कुछ समझ में आ गया जो मैंने यहां पर लिखा? इसको दोस्तों अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जो मैंने चीज है ना, ये प्लीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साइड में हो गया हूं, पॉज करके भी लिख लेना, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे, लेकिन लिख लेना अपने नोट्स में, थोड़ी काफी आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसको। ठीक है, चलिए, ये तो खैर मैं लिखवा ही रहा हूं, अभी आ जाओ। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था लीनियर एक्सपेंशन। तो मैंने क्या बोला, मान लीजिए दोस्तों एक रॉड थी जिसकी लंबाई पहले ये थी, ओरिजिनल लेंथ ये थी एल। आपने टेम्परेचर में इंक्रीज किया जिसकी वजह से इसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। मान लेते हैं लंबाई में जो परिवर्तन आया वो कितना आया, डेल्टा एल आया। तो इनिशियल लेंथ मान लेते हैं एल था, डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन, और टेम्परेचर चेंज क्या है, डेल्टा टी। तो क्वेश्चन ये है कि लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल बराबर एल गुना अल्फा गुना डेल्टा टी। यहां पर अल्फा क्या है, मैं लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी रेखीय प्रसार गुणांक। अच्छा मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, अल्फा को मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए इसका मात्रक क्या होगा अगर एग्जाम में किसी पदार्थ के अल्फा की वैल्यू दी जाए, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया जाए, तो मुझे बताओ इसका मात्रक क्या होगा। दोस्तों लंबाई में परिवर्तन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर,
ओरिजिनल लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, या आप केल्विन में ले लो या सेल्सियस में ले लो, सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो। तो क्या अल्फा का जो मात्रक होगा, क्या मैं बोल सकता हूं क्या होगा? ये तो कट जाएगा, तो 1/डिग्री सेल्सियस बोल सकता हूं, या आप लोग बोल सकते हो 1/केल्विन, बात एक ही रहेगी। या मैं बोल सकता हूं सेल्सियस की पावर -1 या केल्विन की पावर -1। क्या ये मात्रक हो जाएंगे क्या? पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस ये मात्रक हो जाएंगे क्या? पर केल्विन या पर सेल्सियस या सेल्सियस की पावर -1। अब दोस्तों हर पदार्थ के अल्फा की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मैंने कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम का कितना होता है, ये जितने भी वैल्यू दी गई है साथ में 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे एल्यूमिनियम का अगर कोई पूछे अल्फा का मान कितना है, 23 गुना 10 की पावर -6 होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं जिंक का कितना है, जिंक का होगा 30 गुना 10 की पावर -6। अब आप लोग बोलोगे कि गुरुजी हमको याद रखना है क्या? नहीं दोस्तों, आपको याद नहीं रखना, आपको एग्जाम में दिया होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दो पदार्थ का बोलूंगा, उसका याद रखो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है? स्टील। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है ना, स्टील और आयरन का देखो लगभग लगभग बराबर है। और किसका याद रखोगे बताओ? तो बस स्टील का याद रखना आप। वैसे एग्जाम में देगा, लेकिन फिर भी स्टील का याद रखना, 11 गुना 10 की पावर -6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें एक। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 मीटर लंबाई की एक स्टील की छड़ है को डेल्टा टी 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करा जाता है, मतलब यहां तक गर्म करा जाता है जिससे उसके टेम्परेचर में 50 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आ जाए। स्टील के लिए अल्फा का मान भी दिया हुआ है, तो लंबाई में कितनी वृद्धि होगी ये आप लोगों को बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एल बराबर एल गुना अल्फा गुना डेल्टा टी। मात्रक का सही इस्तेमाल करना। देखो ओरिजिनल लेंथ कितनी दी गई थी? 2 मीटर दी गई थी। ठीक है, 2 मीटर लो, मैं साथ में लिख लेता हूं। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 11 गुना 10 की पावर -6 प्रति डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूं 1/डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो ये सेल्सियस से सेल्सियस कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। कितना आ जाएगा? 2 गुना 11 गुना 10 की पावर -6 गुना 50। क्लियर? इतना मीटर। अगर आपको इसको mm में बदलना है तो आपको पता है 1 मीटर में होता है 1000 mm या 10 की पावर 3 mm, तो 1000 से गुना कर देना। करो। क्या 1.1 आ रहा है? क्या 1.1 mm आ रहा है? क्या आ रहा है समझ में? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए, आराम से करो, टेंशन मत करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिंपल सा है। मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा इसको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। मैं तो डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ये आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो 3.45 mm आएगा, अगर मीटर की बात करके तो इतना आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखें, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में पूरे मार्क्स लाना चाहते हो, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको हर एक चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आप सोचो कि यार मैं केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लूँ, या लीवर एंड मशीन पढ़ लूँ केवल, या केवल हीट एंड टेम्परेचर पढ़ लूँ। नहीं दोस्तों, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर हो चाहे आखिरी वाला 11वां चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो। हीट एंड टेम्परेचर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये शायद कल या 2 क्लास और लगेगी इसमें पूरा करने में। ठीक है, फिर हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू करेंगे। किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप साइड में जो ये बनाते हो ना,
इसका भी पीडीएफ में डाल दिया करो दोस्तों। ये सेव नहीं होता यार, ये इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लिया करो। ये ना ये जो एक दो चीजें बताता हूँ, अरे खुद तो थोड़ा सा तो नोट करोगे, या तुमको लगता है कि नहीं सर हमको तो फ्री में दे दो सब कुछ, हमको मेहनत ही नहीं करनी। चलिए दोस्तों मिलेंगे कल, क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा शाम को 4 बजे। धन्यवाद।